बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16.31 के पार्ट ए से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 150 लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फर्म एक्स शोड 12 defective bulbs, while a random sample of 100 light bulbs manufactured by another firm Y show 4 defective bulbs. Is there a significant difference between the proportion of two forms? सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में टू प्रोपोर्शंस का डाटा है। नंबर 1 प्रोपोर्शन जिसको फॉर्म एक्स कहा गया है, उसमें रैंडम सैंपल यानी कि N1 150 है और एक्स है 12। आपके पास लाइट बल्ब्स हैं 150, जिसमें से 12 जो है वो 12 डिफेक्टिव हैं यानी कि 12 ख़राब हैं, जबकि दूसरा फॉर्म वाई जो है वो है 100 लाइट बल्ब्स, जिसमें से 4 जो है वो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। आपके पास दोनों डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन जो है वो सिग्निफिकेंट है दोनों फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.31 के पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.31 के पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा एच नॉट P1 माइनस P2 इज़ इक्वल्स टू 0 एंड H1 P1 माइनस P2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंट मेंशन है। उसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा P हैट 1 माइनस P हैट 2 माइनस P1 माइनस P2 अंडर रूट P हैट C Q हैट C 1 बाय N1 प्लस 1 बाय N2। इस क्वेश्चन में हमने कंबाइंड मीन वाला फार्मूला इसलिए अप्लाई किया है कि हमारे पास जो है N30 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। जब आपके पास N30 से ग्रेटर होगा, लार्ज सैम्पल साइज़ होगा, देन आप कंबाइंड मीन वाला यूज़ करेंगे। जब 30 से लेस होगा देन P1 Q1 बाय N1 प्लस P2 Q2 बाय N2 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर 30 से ग्रेटर है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग P हैट 1 और P हैट 2 निकाल लेंगे। तो P हैट 1 के हमारे पास फार्मूला है X1 बाय N1। टोटल लाइट बल्ब्स थे 150, जिसमें से फर्स्ट 12 डिफेक्टिव थे, तो P हैट 1 आ जाएगा 0.08। सेकेंड फॉर्म Y में X2 बाई N2 P हैट 2 के लिए तो 100 लाइट बल्ब से, जिसमें से 4 जो है वो डिफेक्टिव थे, तो P हैट 2 0.04। उसके बाद कंबाइंड मीन का फार्मूला आ जाएगा P हैट C इज इक्वल्स टू N1 P हैट 1 प्लस N2 P हैट 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब यहाँ पर आपके पास जो N1 है वो है 150, P हैट 1 0.08 प्लस N2 जो है 100 और P हैट 2 0.04 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 100। 150 मल्टीप्लाई 0.08 इज़ 12, 100 मल्टीप्लाई 0.04 इज़ 4, 150 प्लस 100 दैट इज़ 250। 12 प्लस 4 इज़ 16, 16 बाई 250 इज़ P हैट C आ जाएगा 0.064 और Q हैट C 1 माइनस P हैट C 1 माइनस 0.064 इज़ 0.936। हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। P हैट 1 0.08, P हैट 2 0.04 माइनस P1 माइनस P2 हम लोगों के पास 0 है, हम वो पुट कर देंगे। P हैट C की वैल्यू 0.064, Q हैट C की 0.936, 1 बाई N1 1 बाई 150 प्लस 1 बाई 100। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और हमारे पास Z का आंसर आ जाएगा। सब वैल्यूज़ को पुट कर सॉल्व करेंगे और हमारे पास Z का आंसर आ जाएगा 1.265। उसके बाद अब हम लोग क्रिटिकल रीजन में देखेंगे। ये हम लोगों के पास 2 टेल्ड का क्रिटिकल रीजन है, तो हम लोग 0.05 को 2 टेल में देखेंगे तो Z अल्फा बाई 2 आ जाएगा प्लस माइनस 1.96 माइनस 1.96 प्लस 1.96 और जो Z की वैल्यू है वो है 1.265, तो ये माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के मिड में आ रहा है, तो ये एरिया हम शेड कर देंगे और अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस दे कंक्लूडेड दैट Z इज इक्वल्स टू 1.265 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट H नॉट। नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है रैंडम सैम्पल्स ऑफ 500 men and 500 women आर selected to determine whether the proportion of men and women favoring a political candidate are different. Perform a hypothesis test at 5% level. If in the samples 2 to 5 men and 275 women favor the candidate, what is implied by the test result? सबसे पहले हम लोगों के पास 5 men और 5 ही women's हैं, जो कि एक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जिसमें प्रोपोर्शन ऑफ men और प्रोपोर्शन ऑफ मैन जो दोनों हैं दोनों कैंडिडेट्स डिफरेंट हैं।
आपके पास अल्फ़ा 5% है और 2 to 5 आपके पास मेन है, यानी कि एक्स की वैल्यू x1 की 2 to 5 है और x2 की 275, जिसमें से दोनों मेन और वीमेन की प्रोबेबिलिटी जो वैल्यूज़ हैं वो है 500 500। और ये हाइपोथेसिस आपके पास डिफरेंट का है, तो इसका मतलब है टू टेल का है। तो अब हम लोग इसके पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.31 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस बनेगा फर्स्ट स्टेप में एच नॉट पी वन माइनस पी टू इज इक्वल्स टू जीरो एंड एच वन पी वन माइनस पी टू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, अल्फ़ा 0.05। थर्ड स्टेप है हम लोगों के पास दोनों n की वैल्यूज़ 500 यानी कि ग्रेटर हैं 30 से, दोनों लार्ज हैं, तो हम यहाँ पर कंबाइन प्रोपोर्शन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पी हैट वन माइनस पी हैट टू माइनस पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई पी हैट सी क्यू हैट सी वन बाई एन वन प्लस वन बाई एन टू। सबसे पहले हम लोग पी हैट वन निकालेंगे, जिस आ जाएगा फार्मूला एक्स वन बाई एन वन। एक्स वन है 2 to 5 और एन वन 500, तो पी हैट वन आ जाएगा 0.45 और पी हैट टू एक्स टू बाई एन टू, तो 275 डिवाइडेड बाई 500, पी हैट टू 0.55। पी हैट सी हम लोग निकाल लेंगे कंबाइंड प्रोपोर्शन, जिसका फार्मूला है एन वन पी हैट वन प्लस एन टू पी हैट टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। एन वन 500 पी हैट वन 0.45 प्लस एन टू 500 मल्टीप्लाई 0.55 डिवाइड बाई 500 प्लस 500। 500 मल्टीप्लाई 0.5 इज़ 225, 500 मल्टीप्लाई 0.55 इज़ 275, 500 प्लस 500 दैट इज़ 1000। जब सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास पी हैट सी का आंसर आ जाएगा 0.5 और क्यू हैट सी भी आ जाएगा 0.5। जब फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, पी हैट वन की वैल्यू 0.45, पी हैट टू की 0.55, पी हैट सी 0.5, क्यू हैट सी 0.5, 1/500 प्लस 1/500। अब जब वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा -3.162। उसके बाद अब हम लोग क्रिटिकल रीजन में देखेंगे। हम लोगों के पास ये टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है, तो 0.05 को जब हम लोग टू टेल में देखेंगे तो +-1.96 और जो जी का आंसर है वो है -3.162। तो ये -1.96 से +1.96 के रीजन से बाहर जा रहा है, तो हम ये वाला एरिया शेड कर देंगे और अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू -3.162 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.31 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.32। क्वेश्चन नंबर 16.32 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है अ मशीन पुट्स आउट 16 imperfect articles in a sample of 500. After machine is overhauled, it puts out 3 imperfect articles in a batch of 100. Has the machine be improved? सबसे पहले एक मशीन है जिसने 500 उसके पास सैम्पल है, जिसमें से उसने 16 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स यानी कि गलत जो है आर्टिकल्स वो उसने निकाल दिए हैं। इफ़ मशीन इज़ ओवर हॉल्ड, अगर अब मशीन आपके पास ओवर हॉल्ड हो जाए यानी कि ज़्यादा चल जाए, इट पुट्स आउट 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स, तो वो 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स और निकाल सकता है इन अ बैच ऑफ 100 में से 3 इम्परफेक्ट और निकाल सकता है। क्या इस मशीन को हम इम्प्रूव करें? तो सबसे पहले हमारे पास N1 जो है वो है 500, जबकि X1 वो है 16। नेक्स्ट हम लोगों के पास N2 100 है और जो है आप लोगों के पास X2 वो है 3, और मशीन को इम्प्रूव करना है, तो इसका मतलब है ये आपके पास ग्रेटर का हाइपोथेसिस है। अब हम लोग यहाँ पर दोनों N1 और N2 30 से ग्रेटर हैं, तो हम लोग अगेन यहाँ पर कंबाइंड प्रोपोर्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे और हाइपोथेसिस आ जाएगा H1P1 माइनस P2। जो हाइपोथेसिस H1 का बनेगा वो बनेगा ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग इसके पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.32 के पार्ट ए में सबसे पहले हम अपना फर्स्ट हाइपोथेसिस लिखेंगे H1P1 माइनस P2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड H0P1 माइनस P2 इज़ इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इक्वल्स टू 0 वाला यूज़ किया। इम्प्रूव्ड की बात हुई है, बेहतर करना है, इसलिए हमने ग्रेटर का हाइपोथेसिस यूज़ किया है अल्फ़ा 0.05 और कंबाइंड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास ये वाला फार्मूला बनेगा। सबसे पहले हम पी हैट वन निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा X1 बाई N1, X1 16 N1 500 दैट इज़ 0.032, पी हैट टू X2 3 N2 100, तो ये आ जाएगा पी हैट टू 0.03। कंबाइंड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो पी हैट सी का आंसर आ जाएगा 0.03166 और क्यू हैट सी आ जाएगा 0.96833। अब जब हम लोग अपने जी के फार्मूले में सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो पी हैट वन का आंसर 0.032, पी हैट टू का 0.03, क्यू हैट सी 0.03166, क्यू हैट सी 0.96833, 1/n यानी N1 यानी कि 500 प्लस 1/100
100। तो अब हम जब इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जी का आंसर आ जाएगा 0.1042। यहाँ पे हम लोगों के पास जी का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्रिटिकल रीजन में देखना है, क्योंकि ये हम लोगों के पास हाइपोथेसिस ग्रेटर का है, तो हम लोगों ने 0.05 को देखना है वन टेल में और प्लस का साइन आएगा, और हमारे पास 0.05 को वन टेल में देखने से आता है 1.64, लेकिन प्लस के साइन के साथ। तो हम 0 लिखेंगे 1.64 और ये 0.1042 इस वैल्यू के मिड में आ जाएगा और ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0 से 1.64 के रीजन में आ रही है। तो हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू 0.1042 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं, पार्ट बी की स्टेटमेंट है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाउस ड्रेसेस सेंड आउट एडवर्टाइजिंग बाय मेल, ही सेंड सैम्पल ऑफ मटेरियल टू ईच ऑफ 2 groups of 1000 women. For one group he enclosed a white return envelope and for the other group a blue envelope. He received order from 10% and 13% respectively. Do the data indicate that the colors of the envelope has an effect on the sales? Use 5% level of significance. सबसे पहले आपके पास एक हाउस ड्रेसेस है जिसने एक एडवर्टाइज़ की है, एक मेल की है। ही सेंड अ सैम्पल ऑफ मटेरियल, उसने एक मटेरियल सेंड किए हैं 2 ग्रुप्स के 1000 जिसमें से वीमेंस है। एक ग्रुप में आपके पास वाइट इन्वेलप्स हैं और दूसरे ग्रुप में आपके पास ब्लू इन्वेलप्स हैं। जो ऑर्डर उन्हें रिसीव हुए हैं वो है 10% और 13%। इसका मतलब ये है कि P hat 1 इज़ 10%, P hat 2 इज़ 13%, और जो N1 है वो दोनों ग्रुप्स के अकॉर्डिंग है। N1 भी 1000 है और N2 भी 1000 है। आपके पास जो ये है ये अफेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ये 1 टिल्ट का हाइपोथेसिस है और अल्फा 5% है जो कि 0.05 है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.32 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.32 के पार्ट बी में सबसे पहले इन्होंने जो हमें हाइपोथेसिस मेंशन किया हुआ है वो कहा हुआ है, कलर्स ऑफ द एनवेलप्स हैज़ एन अफेक्ट ऑन द सेल, कि जो एनवेलप्स के जो कलर्स हैं उसका अफेक्ट पे सेल हुआ है, इसलिए हम लोगों ने एक तो ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे और एक अफेक्ट हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने P2 में से P1 को यहाँ पर कलर्स के एनवेलप्स को यहाँ पर से P2 में से P1 को माइनस करना है और अल्फ़ा हम लोगों के पास 0.05 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास अफेक्ट आया है उनकी सेल के ऊपर, तो इसलिए P2 में से P1 को तो हमने माइनस किया और अफेक्ट है तो इसका मतलब ग्रेटर का है। और दूसरा जो है इक्वल्स टू 0 या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। मैंने इक्वल्स टू 0 यूज़ किया, फार्मूला आ जाएगा जी इज़ इक्वल्स टू P2 माइनस P1, क्योंकि P2 में से P1 यूज़ हो रहा है, तो P hat 2 माइनस P hat 1 माइनस P2 माइनस P1, इसकी जगह पर हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे और P hat 1 और P hat 2 हम यूज़ करेंगे। अंडर रूट n अगेन हम लोगों के पास ग्रेटर है तो कम्बिनेशन यूज़ करेंगे प्रोपोर्शन का, P hat c Q hat c 1/n1 प्लस 1/n2। सबसे पहले अब हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में P hat 1 10% है जो कि आ जाएगा 0.10 और P hat 2 13% डैट इज़ 0.13। तो 0.13 में से 0.10 माइनस करेंगे, P hat 2 माइनस P hat 1 इज़ 0। P hat c हमने Q hat c निकालना है, तो P hat c का फार्मूला है N1 P hat 1 प्लस N2 P hat 2 N1 प्लस N2। N1 भी 1000 है, N2 भी 1000 है, N 1000 मल्टीप्लाई 0.10 प्लस 1000 मल्टीप्लाई 0.13 डिवाइड बाई 1000 प्लस 1000। 1000 multiply 0.10 is 100, 1000 multiply 0.13 is 130, and 1000 plus 1000 is 2000, 100 plus 130 is 230, 230 by 2000 is 0.115, और Q hat c जब हम लोग निकाल लेंगे तो 1 माइनस 0.115 इज़ 0.885। जब हम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे फार्मूले में तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा 2.1027। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्रिटिकल रीजन निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास 0.05 वन टेल है, ग्रेटर का हाइपोथेसिस है, तो 1.64 के साथ प्लस का साइन आएगा, 1.64 हम लिखेंगे और वैल्यू जो है जी की वो है 2.1027। तो ये 0 और से 1.64 के रीजन से बाहर जा रही है तो रिजेक्शन रीजन की है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूड दैट जी इज इक्वल्स टू 2.1027 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.32 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.33। क्वेश्चन नंबर 16.33 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज़ गिवन टू अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल स्कोर्स द 200 कैंडिडेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स।
the upper 30% and the remaining 70%. Consider the first question on the examination. Among the first group, 40 had the correct answers, whereas among the second group, 80 had the correct answers. On the basis of these results, can one conclude that the first question is no good at discriminating ability of the type being examined here? हिंट है आपके पास यहाँ पर P हैट 1 इन्होंने कहा हुआ है 40/60 होगा, और P हैट 2 80/140। P हैट C का ये इस तरह से निकलेगा, और Z का आंसर आएगा 1.32, जो कि लेस होगा क्रिटिकल रीजन की वैल्यू से, तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। ये इन्होंने यहाँ पर आपको हिंट दी हुई है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है कि एक सिविल सर्वर एग्जामिनेशन है जिसमें टोटल 200 कैंडिडेट्स हैं। इस टोटल 200 कैंडिडेट्स को उन्होंने 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया है। तो जो अपर है वो है 30% और जो रिमेनिंग है वो है 70%। कंसीडर द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग एग्जामिनेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं तो वो फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें 40 आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं, और सेकंड ग्रुप में 80 आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट, अब इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने यह कहा हुआ है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन सही नहीं है दूसरे के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास 2 टेल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये नो गुड है, तो इसका मतलब है ये नॉट इक्वल्स टू का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो x1 है वो है 40 और x2 है जो 80 है। n1 और n2 इस 30 और 70 के अकॉर्डिंग निकलेंगे। वो किस तरह से कि हमने इस 30% है तो हमने इसको यहाँ पर डबल कर देना है। 200 में से 30% है तो हम इस 30 को जब डबल कर देंगे तो 30 + 30 इज़ 60, तो ये आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 70 + 70, इसका डबल 70 + 70 का डबल होता है 140। तो 30 और 70 इन दोनों का हम लोगों ने डबल कर दिया, तो 200 में से यहाँ पर हम लोगों के पास 60 कैंडिडेट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर से हम लोगों के पास 200 140। तो ये 140 और 60 हम लोगों के पास 200 ही बनेगा। बेसिकली हम लोगों ने 200 बनाने हैं टोटल, तो उन्होंने 2 पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो पहला 30% है और दूसरा 70। तो अगर हम 30 को डबल करते हैं तो वो होता है 60, और 70 को डबल करते हैं तो वो होता है 140, और 60 और 140 200 होता है हम लोगों के पास। तो हमने बेसिकली 200 बनाना था, जिसको उन्होंने परसेंटेज में डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास अल्फा 0.05 है। 2 टिल का क्वेश्चन है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.33 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.33 में सबसे पहले हम लोगों के पास हाइपोथेसिस आ जाएगा H0 P1 - P2 इज इक्वल टू 0 इन H1 P1 - P2 इज नॉट इक्वल टू 0 अल्फा 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का आ जाएगा, जो कि है P हैट 1 - P हैट 2 - P1 - P2 अंडर रूट P हैट C Q हैट C 1/n1 + 1/n2। अब हम अपने फार्मूलाज को पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास x1 40 है और x2 80 और 200 है, जिसको हमने 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया है, और हम लोगों ने 200 ही बनाना है। तो हम लोगों के पास जो n1 है वो है 30%, तो हम इस 30 का डबल कर देंगे, जो कि हो जाएगा 60। 30 + 30 इज़ 60, और n2 जो है वो इन्होंने लिखा है 70%। तो 70% का डबल होता है, 70 + 70 इज़ 140, और 140 और 60 को अगर हम ऐड करें तो हम लोगों के पास 200 ही आएगा, और हमने 200 ही बनाना है। अब P हैट 1 जब हम सॉल्व करेंगे 40/60 इज़ 0.67 और 80/140 इज़ 0.57। P हैट C निकालेंगे n1 P हैट 1 + n2 P हैट 2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास P हैट C का आंसर आ जाएगा 0.6 और Q हैट C का आंसर आ जाएगा 0.4। अब हम लोगों के पास जो Z का फार्मूला है उसमें P हैट 1 0.67, P हैट 2 0.57 माइनस P हैट 1 माइनस P हैट 2, ये हम लोगों के पास 0 है, तो हमने 0 ही पुट कर दिया। Q हैट C इज़ 0.6, P हैट C इज़ 0.6, Q हैट C 0.4, 1/60 + 1/40। तो हम लोगों के पास इसको सॉल्व करने से Z का आंसर आ जाएगा 1.3230। आंसर आने के बाद अब हम लोगों के पास 0.05 2 टेल में हमने देखना है, तो वो आ जाएगा +-1.96 -1.96 और +1.96, और ये जो वैल्यू है 1.2320 वो इस -1.96 से +1.96 के रीजन में आ रही है। तो ये हम लोगों के पास एक्सेप्टेंस रीजन का है, तो हम पूरा एरिया शेड कर देंगे और अपना कंक्लूजन लिखेंगे। Since we concluded that Z is equals to 1.3230 lies in the critical region, so we accept H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.33 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.34। क्वेश्चन नंबर 16.34 की स्टेटमेंट है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिंपल सैंपल ऑफ 1000 मेंबर्स इज़ 5.9 ईयर्स एंड दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 900 मेंबर्स इज़
6.1 years. Show that the samples can be reasonably regarded as drawn from equally variable normal population. सबसे पहले आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है सिंपल सैम्पल के अकॉर्डिंग, यानी कि S1 जो है वो है 5.9 और N1 जो है वो है 1000. इस 1000 मेंबर्स में से 5.9 ईयर्स का आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है और सेकंड इंडिपेंडेंट सैम्पल N2 900 है और S2 जो है वो है 6.1. आपने इस क्वेश्चन को नॉर्मल पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यानी कि हम लोगों के पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, हमने हाइपोथेसिस अप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर. तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.34 को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16.34 में सबसे पहले इन्होंने हमें ये कहा है कि इक्वली वेरिएबल है नॉर्मल पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है. तो हम इसको देखते हैं वेरिएंस के और स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन इन्होंने हमें की हुई है. तो हम लोग यहाँ पर इक्वली है तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू 0, और जो दूसरा आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, अल्फा 0.05, और जो फार्मूला बनेगा वो होगा z इज इक्वल्स टू S1 माइनस S2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर बाय 2n1 प्लस S2 स्क्वायर बाय 2n2. अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्वेश्चन में S1 की वैल्यू है 5.9, S2 की 6.1 और यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 0 है. उसके बाद यहाँ पर 5.9 का स्क्वायर और 6.1 का स्क्वायर. उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है N1 के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, डैट इज़ 2000, और यहाँ पर 2 को N2 यानी कि 900 के साथ, तो डैट इज़ 1800. 5.9 का स्क्वायर 34.81, 6.1 का स्क्वायर 37.21, 5.9 माइनस 6.1 इज़ माइनस 0.2. जब हम माइनस 0.2 को 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस 0.2, और यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा माइनस 1.024. अब हम लोगों के पास ये टू टेल का क्वेश्चन है, तो हमने 0.05 को टू टेल में देखेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 1.96, यहाँ आ जाएगा माइनस 1.96, यहाँ प्लस 1.96, और जो जी का आंसर है वो है माइनस 1.024. ये माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के रीजन में ये वैल्यू लाई कर रही है. तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे. सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू माइनस 1.024 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट h नॉट. यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.34 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.35. क्वेश्चन नंबर 16.35 की स्टेटमेंट है अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स एंड कम्स अप हेड 8 टाइम्स. कैन वी कंक्लूड दैट द कॉइन्स इज़ फेयर एट अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05. आपके पास एक कॉइन है जो कि 10 टाइम टॉस हुआ है जिसमें 8 टाइम्स हेड आए हैं. आपने कंक्लूजन लिखना है कि क्या ये कॉइन फेयर है. कॉइन के फेयर होने के चांस या इनके कॉइन के आने के चांस वो हम लोगों के पास 1/2 होते हैं, और फेयर है तो ये आपके पास टू टेल का क्वेश्चन है और अल्फ़ा 0.05 है. तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.35 को स्टार्ट करते हैं. 16.35 में सबसे पहले हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है वो आपके पास कॉइन के अकॉर्डिंग है, तो ये बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लाई करता है. हम लोगों ने हाइपोथेसिस अप्लाई करना है बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे. तो हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है वो बनेगा h नॉट b इज़ इक्वल टू 0.5, क्योंकि आपके पास कॉइन सिर्फ टू फेसेस के होते हैं, या हेड या टेल. तो आपके पास हेड आया है तो कॉइन आने के चांस एक ही हैं, दो में से कोई एक ही आता है. तो 1/2 इज़ 0.5. कॉइन इज़ फेयर. तो ये आपके पास इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू का क्वेश्चन है, और कॉइन आने के चांस 1/2 होते हैं, तो डैट इज़ 0.5. अल्फा 0.05 और एक्स जो है वो होंगे जो नंबर ऑफ़ हेड्स हैं. तो नंबर ऑफ़ हेड्स तो आपको क्वेश्चन से ही पता लग जाएंगे. तो आपके पास 8 टाइम्स टॉस हुआ है, तो 10 टाइम टॉस हुआ है और 8 टाइम्स हेड आया है, तो एक्स हम लोगों के पास यहाँ पर 8 होगा. उसके बाद हम अपना कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे. हम लोगों ने बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करना है, जिसमें n जो है वो 10 है और x की वैल्यू 0 से हमारे पास हो जाएंगी 10 तक, क्योंकि n भी 10 है तो x 0 से 10 तक होगा. p 0.5 और q 0.5. और जो हम लोगों के पास x जो एट द एंड आंसर आएगा वो हम लोगों के पास 8 होगा, जिसमें हेड आएंगे. वो ये x लाई नहीं करेगा, वो कैपिटल x होगा जो कि नंबर ऑफ़ हेड्स होंगे, वो हम एंड में लिखेंगे. सबसे पहले हम लोगों ने 0 से 10 तक वैल्यूज़ लिखनी है और बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है. बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग n 10 है, 10 c 0 0.5 की पावर 0 और q 10 माइनस 0 इज़ 10. तो आंसर आ जाएगा 0.0010. नेक्स्ट 0.0097. ये हम लोग टेबल से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखना सिखाया था कि अगर आपके पास n 10 हो और p की वैल्यू 0.5 हो, तो आपने वैल्यूज़ को देखना है 0 से लेकर 10 तक. तो आप बेशक
ज़ीरो से लेकर यहाँ से ऊपर तक देखेंगे तो डायरेक्ट आप वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये 0.0010 से 0.0010 ही वैल्यूज़ बनेंगी और वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद अब हम लोगों ने लिखना है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। नेक्स्ट 0.0010 में ये वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। 0.0097 में 0.0010 इज़ 0.0107। नेक्स्ट 0.0107 में ये वाली वैल्यू ऐड होती है तो 0.0547। इसी तरह सारी वैल्यूज़ वन बाय वन ऐड होती हैं तो हम लोगों के पास लास्ट में आंसर आ जाता है 1। अब डी कम्यूलेटिव का मतलब है कि आपने कम्यूलेटिव के कॉलम को रिवर्स कर देना है कि 1 सबसे पहले, देन 0.991, यही वैल्यूज़ को आपने रिवर्स करके इस तरह से लिख देना है कि सबसे छोटी वैल्यू लास्ट में, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद ये कॉलम को रिवर्स कर देना है। तो ये आपके पास कॉलम बन जाएगा और एक्स आपके पास है वो जो कि है नंबर ऑफ़ हेड्स हैं। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि 9 टाइम्स कॉइन टॉस हुआ है जिसमें 8 टाइम्स हेड आया है तो एक्स हो गया 8। अब क्रिटिकल रीजन है अल्फ़ा 0.05, हमने अल्फ़ा बाई 2 करना है क्योंकि 2 टेल्ड है तो आ जाएगा 0.025। अब हमने 0.025 में से कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू लिखनी है जो कि 0.025 से बड़ी हो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 0.025 से ये वैल्यू छोटी है, देन ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू 0.025 से बड़ी है, एक ये बड़ी है। और अगर हम डी कम्यूलेटिव से देखें तो डी कम्यूलेटिव के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये वाली वैल्यू लाई कर रही है 2 के अकॉर्डिंग और ये वाली वैल्यू लाई कर रही है 8 के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि आपके पास ये 2 जो है 2 से ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं तो हम लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखेंगे। 0.0547 बड़ी है 0.025 से और यहाँ पर 8 के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 और 0.025 से 0.0547 वैल्यू बड़ी है। अब क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग इस 2 से एक नंबर प्रीवियस और इस 8 से एक नंबर आगे हमने वैल्यू को देखना होता है तो वो 2 से प्रीवियस बनेगी प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 और 8 से एक नंबर आगे बनेंगी प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 और उसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 के अकॉर्डिंग 0.0107 वैल्यू थी और डी कम्यूलेटिव के अकॉर्डिंग भी सेम वैल्यू थी। तो ये एक आती है कम्यूलेटिव की और एक आती है डी कम्यूलेटिव की, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 0.0214 वैल्यू आपके पास आएगी। ये जस्ट हमने क्रिटिकल रीजन के लिए निकालते हैं हम ये वैल्यू, लेकिन असल में हम लोगों का काम इस 1 और 9 से है। अब 1 और 9 वैल्यू है, अब हम लोगों के पास x का जो आंसर है, जो नंबर ऑफ़ हेड्स हैं वो है 8। अब 8 का मतलब है कि वो 1 से 9 के बीच में आ रहे हैं ये वैल्यू। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट x इज़ इक्वल्स टू 8 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन के x की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में आ रही है, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर दिया है। तो यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आज का हमारा चैप्टर भी यहीं तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।